एक मिनट। आज का जो टॉपिक है एक्चुअली एक तावरिया जी का बहुत पुराना पेपर था। वो मेरे हाथ लग गया और मैंने सोचा कि ये बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि आ, एक इसमें प्रैक्टिकल भी है और बहुत जानने जैसा भी है। और ये हमें अंदर की दुनिया की ओर ले जाने वाली एक पूरी एक टेक्निक है, नॉर्मली जिसको हम कॉन्शियस स्लीप के नाम से जानते हैं। जो इस सिस्टम के लोग हैं और काफ़ी लोग ये करते भी होंगे कॉन्शियस स्लीप। पर कॉन्शियस स्लीप अभी जो हम समझते हैं उससे बहुत गहरी चीज़ है ये। इस पेपर के अंदर तावरिया जी ने बताया हुआ है। तो सोचा कि आज यही लेते हैं, जिसमें से थोड़ा प्रैक्टिकल का भी ज्ञान मिलेगा। तो टाइटल उन्होंने बहुत जो दिया है उसमें से ही काफ़ी मीनिंग निकलते हैं और काफ़ी चीज़ हम समझ सकते हैं कि कॉन्शियस माइंड, स्लीपिंग ब्रेन, और आई ऑब्जर्व्ड while I slept। कॉन्शियस माइंड, स्लीपिंग ब्रेन, इसका मतलब क्या कि अभी ये शरीर जो है वो सो चुका है, और शरीर सो गया है इसी वजह से ये जो है ब्रेन भी सो गया है। जब जब तक शरीर जागता है तो ही ब्रेन जागृत रहता है। जब शरीर सो जाता है, पांच इंद्रियां काम करना बंद कर देती है, तो ब्रेन भी फिर काम नहीं करता है। तो पर उस दौरान कॉन्शियस माइंड मतलब हमारा माइंड जो है वो अलर्ट, एक्टिव रहना चाहिए, कॉन्शियस रहना चाहिए। नॉर्मल कोर्स में, नॉर्मल स्लीप में क्या होता है, रात को जब हम सोते हैं तो उस दौरान जब धीरे धीरे स्लीप आनी शुरू होती है तो ब्रेन का कामकाज बंद हो जाता है और माइंड का कामकाज भी बंद हो जाता है। मतलब कि ना हम कुछ सुन सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना बोल सकते, पांचों इंद्रिय से कुछ नहीं कर सकते हैं। और शरीर एक एज इफ एक डेड जैसा शरीर हो जाता है। हालांकि डेड नहीं है, उसमें प्राण है, पर जैसे डेड बॉडी कैसा होता है इसी तरह का एक शरीर ऐसे जैसे हो जाता है। और वो जो चीज़ है वो नॉर्मल स्लीप के अंदर होती है। अब जब कॉन्शियस स्लीप करते हैं हम, तो वही प्रोसेस में जाना है, स्लीप को आने देना है, ये जो ब्रेन का जो फंक्शन है उसको बंद कर कर देना है या बंद होने देना है। और उस दौरान हमें जागृत रहना है, कॉन्शियस रहना है, मतलब कि माइंड हमारा जागृत है, अंदर कोई तत्व जागृत रहना चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा और आई ऑब्जर्व वाइल आई स्लेप, मतलब कि मैं सोया हूँ फिर भी मैं एक जागृत हूँ, मैं कुछ ऑब्जर्व कर सकता हूँ। तो ये एक इसकी एक निशानी है कि भाई व्यक्ति ये सोई हुई है, शरीर तो उसका सोया हुआ है, पर कोई अंदर से तत्व जागा हुआ है और वो जानता है कि मैं, ये शरीर सोया हुआ है पर मैं जागृत हूँ। तो ये एक पूरी एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है कि जिसके अंदर नॉर्मल कोर्स में क्या होता है कि अ, जब तक हमारा ब्रेन एक्टिव होता है तब तक विचार बनते रहते हैं, और विचार हमेशा एक डिस्ट्रैक्ट ही, एक इसका एक डिस्ट्रैक्टेड स्वरूप ही है। तो हमारा माइंड भी डिस्ट्रैक्ट रहता है। पर ये जब ये विचारों का कारखाना ही बंद हो जाता है तो फिर कुछ और अंदर घटित हो सकता है। तो इसीलिए ये एक टेक्निक तावरिया जी ने दी है इस पेपर के अंदर, कॉन्शियस स्लीप की। तो जब ये टाइटल के अंदर बताया कि आई ऑब्जर्व वाइल आई स्लेप, तो उसको पहली बार एक अनुभव होता है कि देखो शरीर सोया है और मैं जागृत हूँ। तो एक उसको ये अंदर एक हूँ की संवेदना, मैं की संवेदना उसके अंदर आती है। तो ये एक बहुत बड़ी एक घटना हो जाती है। और आपने रमन महर्षि का पढ़ा होता होगा, तो हमेशा वो कहते हैं कि भाई हु एम आई, आप हमेशा ये प्रश्न अपने आप को पूछते रहिए, और एक दिन आपको अंदर जो रियल आई है उसका अनुभव हो जाएगा। तो ये हमारे अंदर एक ऐसी एक जागृति बनती है कि शरीर सोया हुआ है फिर भी कोई एक अंदर तत्व जागृत है, जिसको हम रियल आई या अपना बीइंग भी कह सकते हैं।
तो ये एक बहुत बहुत ऊंची स्थिति है। बहुत लंबे समय तक जो लोग साधना का अभ्यास करते हैं तो लंबे समय के बाद ऐसी स्थिति आ सकती है, और वो आएगी ही ऐसा कोई गारंटी नहीं है, पर लंबा अभ्यास के बाद आ सकती है। तो यहाँ एक ये टाइटल से ही हमें कुछ समझ में आता है। अब पेपर में जो है चीज़ वो हम पढ़ते हैं और समझने का प्रयत्न करते हैं। कॉन्शियस स्लीप presupposes attentive relaxation as the first step, wherein mind is alert but the body is deeply relaxed. तो यहाँ एक कैसी स्थिति है वो बताया है कि इस दरमियान शरीर के अंदर अटेंटिव रिलैक्सेशन, हम एक ध्यान पूर्वक इसके अंदर एक रिलैक्सेशन क्रिएट करते हैं। कॉन्शियस स्लीप ऐसे नहीं होती है। कॉन्शियस स्लीप के साथ रिलैक्सेशन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर रिलैक्सेशन नहीं होगा तो माइंड जो है वो जागृत रहेगा, वो भटकता रहेगा, और जो कॉन्शियस स्लीप में हमें डीप जाना चाहिए वो स्थिति नहीं बनती है। तो इसीलिए इसके अंदर अटेंटिव रिलैक्सेशन करना है, ये उसकी प्री सपोज एक कंडीशन है। और उसके अंदर में ऐसे करते करते बॉडी धीरे 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 सो जाता है, पर माइंड इज अलर्ट पर बॉडी इज डीपली रिलैक्स। तो शरीर एकदम डीपली रिलैक्स है, चाहे अभी नींद में नहीं पड़ा है पर एकदम रिलैक्सेशन तो आ गया है, और माइंड अलर्ट है। ऐसी स्थिति हमें बनानी पड़ती है। For this, you have been performing a series of short exercises which consist of hardening or tensioning for 3 to 5 seconds some part of the body, palms, legs, arms, chest, abdomen, and full body, and then relaxing it with the mind fixed on that part. अभी ये उन्होंने बताया है, तो एक्चुअली तो हम ये चीज़ तो बहुत समय से करते आए हैं। जो लोग अटेंटिव टेंशन रिलैक्सेशन की एक्सरसाइजेस करते हैं, यही बात इसमें कहा है। तो ये जो कॉन्शियस स्लीप की एक पूर्व भूमिका के रूप में हमें हमेशा ये अटेंटिव टेंशन रिलैक्सेशन, और जो नए लोग हैं जिनको शायद पता नहीं है, तो वो हमारे यहाँ यूट्यूब के सब जो एक्सरसाइजेस है ऑल पर्पस योगा ब्रेथ चैनल के अंदर, उसके अंदर भी ये बताई हुई है। तो ये आप इसमें सीख सकते हैं और ये कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइजेस है वो अटेंटिव टेंस करना है बॉडी के पार्ट को। कौन से पाम मतलब हथेली को, फिर लेग्स पैर को, आर्म्स को, चेस्ट को, एब्डोमेन को, और फिर पूरा बॉडी को खड़ा रह के। तो ये सारी एक्सरसाइजेस आप उसमें देख सकोगे। वो चीज़ों को हमें पहले करना है और उसके बाद में फिर बॉडी को रिलैक्स कर देना है। अब आगे कहते हैं, अब एक छोटी सी एक टेक्निक बताते हैं कि जो हमें कॉन्शियस स्लीप में मदद रूप बने। यहाँ एक बात मैं एक स्पष्टता करना चाहता हूँ कि जो कॉन्शियस स्लीप शब्द आता है तो वो उसके अंदर दो चीज़ है। एक नॉर्मल कोर्स में जो हम कॉन्शियस स्लीप करते हैं, डेली करते हैं, कमेंट्री के साथ करते हैं, कैसे एतिया वगैरह सुन के करते हैं, और उसमें हमें बॉडी को रिलैक्स करते जाते हैं अकॉर्डिंग टू सजेशंस उसके अंदर देते हैं। तो वो एक अलग चीज़ है। पर ये जो पूरा पेपर जो लिखा है उन्होंने, वो रात्रि के दौरान कॉन्शियस स्लीप करने का मतलब कि रात्रि के दौरान हमारी जागृति बनी रहे, जब हम रात को नींद में जाते हैं उस दौरान जो प्रयोग करना है, इसके बारे में ये पूरा पेपर लिखा गया है। तो एक बात ये खास समझना है कि यहाँ जो बात होगी वो रात्रि की, जो जब हम सोते हैं और उस दौरान किस तरह हमें कॉन्शियस स्लीप करना है, या अटेंटिवली हम किस तरह जागृति पूर्वक किस तरह हम निद्रा में दाखिल हो सकते, ये सब बात यहाँ बताई है। तो एक ये क्लैरिटी खास याद रखना, हम जो कर रहे हैं वो थोड़ी अलग चीज़ है, वो ये तो नेट प्रैक्टिस जैसा है। ये मेन चीज़ है इसके अंदर जो बताया है। तो उसके लिए ये करने के पहले थोड़ी एक टेक्निक बताते हैं। द सूर्योदय एंड सूर्यास्त प्रैक्टिस इज फॉर 5 minutes to begin with, soon after waking up, and for 5 minutes just before going to bed. Mentally repeat Om Satyam Param Dhimahi.
to the rhythm of normal 3 SRB, 1 japa every breath. तो यहाँ एक टेक्निक क्या बताई उन्होंने कि जब आप सुबह में जैसे भी उठते हैं बेड के ऊपर से, तो उसी दौरान बेड के ऊपर तुरंत ही बैठे रहे, और म्यूजिक तो शायद आपके पास उधर होगा ही, तो म्यूजिक के साथ में 3 SRB का जो म्यूजिक है 1 2 3 5 6, उसके साथ में एक जप करना 5 मिनट के लिए आंखों बंद करके मन में, और क्या कहना है, ओम सत्यम परम धीमहि। तो वो किस तरह करना है, 1 2 3 के अंदर आप मन में बोलोगे ओम सत्यम परम, और 5 6 के अंदर धीमहि, मतलब 3 सेकंड के अंदर ओम सत्यम परम होगा, और 2 सेकंड के अंदर ओम सत्यम परम होगा, और 2 सेकंड के अंदर धीमहि होगा, धीमहि। तो इस तरह ये 5 मिनट सुबह में करना है, और फिर रात को जब आप सोने जाते हैं उससे भी पहले आपको 5 मिनट इसी तरह बेड के ऊपर बैठ के म्यूजिक के साथ में ओम सत्यम परम धीमहि का जप करना है। तो 5 मिनट करेंगे तो 60 टाइम्स होगा, क्योंकि रिदम जो है हमारी 12 साइकिल्स की है, तो 60 टाइम्स हम सुबह में करेंगे और 60 टाइम्स रात को सोते समय करेंगे। अब ये क्या है, जप क्यों करना है और क्या है? This is not a japa given to you, but the bija, seed of all japas, and of the bij you have been given the essence of the बीज। अब ये क्या है कि ये जो परम ओम सत्यम परम धीमहि है, वो कोई जप करने का ये मंत्र नहीं है, जैसे गायत्री मंत्र है और बहुत सारे मंत्र जिसका हम जप करते हैं और लंबे समय करते हैं। ये जप करने का मंत्र नहीं है, क्योंकि ये बीज मंत्र है। बीज मंत्र मतलब कि जो इसका जो जो रूट है, जिसके अंदर से दूसरे मंत्र का उद्भव हुआ होता है, ऐसे जो है उसको बीज मंत्र कहा जाता है। जैसे कि ओम, नॉर्मल तो कोर्स में हम सब कोई भी जप करते हैं तो जप के मंत्र के आगे ओम होता है, जैसे गायत्री में ओम भूर्भुवः स्वः। तो इस तरह ये ओम भी एक बीज मंत्र है, पर ये ओम सत्यम परम भी बीज मंत्र तावड़े जी ने कहा है, और वो कहते थे कि गायत्री मंत्र भी इसके ऊपर से आया है, क्योंकि गायत्री मंत्र का भी जो ये बीज मंत्र ये ओम सत्यम परम धीमहि है। तो वो यहाँ दिया गया है, बीज मंत्र एक एसेंस के रूप में यहाँ हमें दिया गया है। Param Satyam is your divine fragment, and by this daily calling practice, you are starting a relationship that is going to be so real and exhilarating and helpful as to change your entire life for the better. अब क्या होगा इससे? तो ये जो परम सत्यम क्या है, हम इसमें कहते हैं कि सत्यम परम धीमहि, सत्यम कर्म कहते हैं, पर हकीकत में है वो परम सत्यम। तो परम सत्यम क्या है? तो हमारा आत्मा ही परम सत्य है। कैसे? कि जैसे कि हम कॉस्मोलॉजी पर्पज ऑफ बर्थ डेथ के अंदर देखते हैं, तो उसमें तावरिया जी ने क्या बताया है, क्रिएशन बताया है, मतलब जो सर्जन। तो जो ओरिजिनल जो जो स्टेट है परम तत्व का, उसको सत्यम कहा गया है। तो ये सत्यम जो है, परम सत्यम, वो एक ओरिजिनल स्टेट है जिसको हम परमात्मा कहते हैं या एब्सोल्यूट कहते हैं। वो सबसे ऊपर जो है परम तत्व जो है, परमात्मा या ब्रह्म जो भी आप कहें, वो जो है उसको परम सत्यम कहा गया है। और ये परमात्मा है या परम सत्यम है, उसके अंदर से ही आत्म तत्व निकला हुआ है, और जिसको यहाँ तावरिया जी ने डिवाइन फ्रेगमेंट कहा है। जो परम तत्व है उसको तावरिया जी डिवाइन होलनेस कहते थे, परम सत्यम को डिवाइन होलनेस कहते थे, या तप को डिवाइन होलनेस कहते थे। और ये जो आत्म तत्व इसके अंदर से निकला हुआ है परम परम तत्व से, उसको वो डिवाइन फ्रेगमेंट कहते हैं। तो परम तत्व से ही आत्म तत्व निकला है। और जब हम सत्यम परम धीमहि का जब जप जप करते हैं, तो हकीकत में हम हमारे आत्म तत्व का ही जप कर रहे हैं। हम आत्म तत्व के साथ अनुसंधान करने का, कांटेक्ट करने का या कम्युनिकेट करने का यहाँ प्रयत्न करते हैं, कि ये चीज़ जो है वो इससे, ये यहाँ कहते हैं कि धीरे धीरे आपका आपके आत्मा के साथ रिलेशनशिप बनेगी। अब आत्म तत्व अंदर पड़ा हुआ है, पर हमें इसका न बोध है
ना इसका कोई अनुभव है, ना उसके साथ हमारा कोई रिलेशनशिप, कोई संबंध है, ऐसा हमें कोई महसूस नहीं होता है। तो ये मंत्र आप सुबह शाम करेंगे 6 महीना, तो कहते हैं कि धीरे धीरे करके आपका संबंध जो है आपका आत्म तत्व के साथ जुड़ जाएगा। और ये बहुत आनंदप्रद एक प्रक्रिया है इसके अंदर। और ये एक आपकी एंटायर लाइफ को ये चेंज कर देगी, बेहतर बना देगी। तो 6 महीना या कोई भी अवधि तक वो आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। ऐसा करने से एक आपके अंदर आत्म तत्व के साथ अनुसंधान होगा, एक आनंद आएगा, अंदर से गाइडेंस मिलना चालू हो जाएगा आत्म तत्व का, और लाइफ पूरी एक बेहतर कंडीशन के अंदर आ जाएगी। टू बिगिन विथ, and to gain confidence before beginning the practice, you are to present your problem and your weaknesses, and you will be guided. अब कहते हैं कि जब ये आप प्रैक्टिस करते हैं सुबह में या रात को, तो उसके पहले आपको कोई गाइडेंस की ज़रूरत है, या आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई, या फिर आपके अंदर कोई वीकनेस ऐसी है कि जो आप बार बार प्रयत्न करने पर भी वो वीकनेस नहीं जाती है, तो उसको एक बार आप मन के अंदर शांत चित्त से, जैसे कि ये परम तत्व को उद्बोधन कर रहा है, इस तरह उसको बोल दे, अंदर से बता दे कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम है या एक मेरी ये वीकनेस है। और उसके बाद में फिर ये 5 मिनट तक ओम सत्यम परम धीमहि कहना, आपको कहना है। तो पहले आपको ये प्रैक्टिस करने से पहले कहते हैं कि आपको हाजिर होना पड़ेगा, और फिर आपको ये प्रॉब्लम बताना पड़ेगा, तो उससे आपको गाइडेंस अंदर से ही मिल जाएगा। Approach and enter into this practice with humility, and that result is guidance. तो ये अप्रोच किस तरह करना है, वो उसके साथ किस तरह संपर्क करना है या उसकी प्रति जाना है, तो पूरी एक ह्यूमिलिटी के साथ, एक विनय, विनम्रता, एक रिस्पेक्ट के साथ यहाँ एक हमें अप्रोच करना है, परम तत्व को उद्बोधित करना है या बताना है। और फिर ये जब करते समय भी एक अंदर एक आदर भाव, एक रिस्पेक्ट, विनय वगैरह रहना चाहिए, और इसके साथ में हमें धीरे धीरे करके ये मंत्र का अंदर से बोलते जाना है। तो कहते हैं कि आपको द रिजल्ट इज गाइडेंस, आपको जो है गाइडेंस, आपका जो कोई प्रॉब्लम है या कोई वीकनेस है, इन सब की चीज़ों के बारे में आपको अंदर से ही गाइडेंस मिलेगा। नॉर्मल कोर्स के अंदर हम कोई भी प्रॉब्लम आते हैं तो बड़े बुजुर्गों के पास जाते हैं, कोई जानकार के पास जाते हैं, या कोई किताब में ढूंढते हैं, तो इस तरह हमारा प्रयत्न होता है। पर यहाँ देखो एक दूसरी बात है कि भाई यहाँ वो कहते हैं कि आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको धीरे धीरे करके गाइडेंस अंदर से ही मिलना चालू हो जाएगा। But this is not the purpose of the practice. This is preliminary work to actual practice. तो ये तो सब है, पर ये उद्देश्य नहीं है। हमारा जो उद्देश्य है वो अंदर से जागृति का उद्देश्य है। ये तो एक हमें प्रैक्टिस करना है कॉन्फिडेंस लाने के लिए और एक रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए, पर ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य कुछ और है, एक्चुअल प्रैक्टिस के ऊपर जाने की कुछ प्रिपरेशन इसमें हो रहा है। But to you, this practice must be meaningful. The value you attach to it will mean success or failure. अब इसका आधार आप इसको इसके कितनी वैल्यू करते हैं, और आप इसको कितना मीनिंगफुली आप इसको कर रहे हैं, इसके ऊपर आप इसका उसके ऊपर कितना आपका एक विश्वास है, एक भरोसा है, और आप कितना एक गहराई से ये सब करना चाहते हैं, इसके ऊपर ये इसका परिणाम का आधार है। जो परिणाम जो सक्सेस भी हो सकता है और फेलियर भी हो सकता है। नोट दैट नोट द सूत्र 1 ऑफ 14 योग सूत्र के अंदर का एक सूत्र है, पहले अध्याय का, पहले प्रथम चैप्टर का जो 14 सूत्र है, उसमें कहते हैं, when the object to be gained is sufficiently valued and efforts towards its attainment are persistently followed,
without intermission, then the steadiness of the thinking instrument is secured. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एक सूत्र है, और तावड़िया जी बार बार हर एक लेक्चर के अंदर भी ये बोलते रहते थे, व्हेन इट इज सफिशिएंटली वैल्यूड, इस तरह का वो बोलते थे। तो ये एक आप ये चीज़ जो हो रही है या आप जो करने जा रहे हैं, इसकी आप कितनी आपको वैल्यू है, वो यहाँ ये बताना चाहते हैं ये सूत्र द्वारा, कि आपके अंदर ये सूत्र में जिस तरह बताया गया है इस तरह आपके अंदर एक वैल्यू होनी चाहिए, तो फिर आपके अंदर ये एक इसका परिणाम आएगा। और दूसरी बात क्या है कि ये थ्री स्टेप के बारे में भी यही सूत्र तावड़िया जी हमेशा बताते थे कि भाई आप थ्री स्टेप को कितना वैल्यू करते हो, जितना आप वैल्यू करोगे इतना आप गहराई से इसके ऊपर काम करोगे। तो लाइफ के अंदर वैल्यू, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, इसकी वैल्यू होना जरूरी है। जैसे कि नॉर्मल कोर्स में सब लोगों को एक पैसे की बहुत वैल्यू होती है, और इसीलिए लोग पैसे के कमाने के चक्कर में बहुत सारा कष्ट उठाते हैं दिन भर, कोई कोई रात को भी काम करते हैं क्योंकि पैसा थोड़ा मिल जाए। तो एक पैसे की एक वैल्यू हो गई है हमारे माइंड के अंदर। इसी तरह कोई अच्छी चीज़ की, भगवान का नाम लेना है या कोई पर भगवान के प्रति जाना है या योगाभ्यास करना है, ऐसी कोई चीज़ की भी अगर हमारे अंदर एक वैल्यू उत्पन्न होती है, तो ही हम इसको कर सकेंगे, उसके अंदर हम डीपली जा सकेंगे। तो ये वैल्यू का होना हर एक चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। जो लोग ये चीज़ों को प्रैक्टिस का वैल्यू नहीं करते, तो उन लोगों को इतना जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिलता है। Continue this practice diligently and with great intensity for at least 6 months, after which you come to the practice of conscious sleep. तो ये कहता है कि भाई आपको डिलीजेंटली इसकी प्रैक्टिस 6 महीने तक तो करनी चाहिए, पूरी इंटेंसिटी के साथ करनी चाहिए, और बाद में आप कॉन्शियस स्लीप के ऊपर जाएंगे। अब फिर से यहाँ यही बात है, जैसे मैंने आगे बताया कि हम जो डेली प्रैक्टिस करते हैं इसकी बात नहीं है यहाँ, जो वो कॉन्शियस स्लीप में 6 महीने के बाद जाने की बात कर रहे हैं, ये है कि रात को जो सोने का प्रयोग करना है वो किस तरह हमें करना है, इसके बारे में ये यहाँ ये पेपर के अंदर बात है। तो डेली प्रैक्टिस जो हम जो कैसेट के साथ कर रहे हैं, कमेंट्री के साथ कर रहे हैं, वो हम कर सकते हैं, पर ये इसके अंदर जाना है तो पहले आपको ये ओम सत्यम परम धीमहि का थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, और फिर आगे इसकी टेक्निक बताते हैं कि 6 महीने के बाद आपको किस तरह कॉन्शियसली रात को करना है। अब वो चीज़ यहाँ आगे बताते हैं। फॉलिंग asleep consciously involves retaining awareness while wakefulness is lost. By daily practices, the quality and steadiness of awareness is upgraded. तो पहले क्या करना है कि निद्रा के अंदर जागृति पूर्वक हमें दाखिल होना है, और उसके लिए शरीर धीरे धीरे निद्रा आएगी, शरीर धीरे 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 निद्रा में चला जाएगा, पर हमें आंतरिक जागृति को मेंटेन करना है, उसको रिटेन करना है आंतरिक जागृति को, और आंतरिक जागृति के साथ धीरे धीरे करके हमें निद्रा में उतरना है। धीरे धीरे करके शरीर का होश नहीं रहेगा, पर फिर भी अंदर एक जागृति का एक अनुभव होता रहेगा। और जैसे जैसे रोज ये प्रैक्टिस होती जाएगी, ऐसे वैसे आपकी जो इसकी जो क्वालिटी है और अवेयरनेस की जो स्टेडीनेस है, वो धीरे धीरे अपग्रेड होती जाएगी, अब बढ़ती जाएगी। इट अलाउज direct entry into sleep state without any loss of wakeful awareness, though the physical body sleeps peacefully. अब ये भी एक जरूरी है कि हमें अंदर से जागृत तो रहना है, शरीर सो रहा है, पर कुछ एक्टिव, ऐसा माइंड को इतना एक्टिव नहीं बना देना है कि फिर शरीर को वो सो ही नहीं सके। तो माइंड को भी थोड़ा हमें पैसिव बनाना है और शरीर को सोने देना है। तो ये चीज़ अंदर घटित होनी चाहिए, खास हमें ध्यान में रखना है कि कोई एक्टिव माइंड के अंदर कुछ एक्टिव चीज़ इतनी नहीं कर देनी है ताकि नींद ही ना आए।
नहीं तो फिर पर्पस नहीं रहेगा। तो ये चीज़ होनी जरूरी है कि सर वेकफुलनेस जो है हमारी, उसका भंग ना हो। वो वेकफुलनेस जो है वो मतलब कि वो जो निद्रा में हम जा रहे हैं, वो स्थिति जो है वो हमारी चालू रहनी चाहिए। और खाली जो अंदर की जो मन की स्थिति है वही जागृत स्थिति में रहनी चाहिए। While falling asleep, you can focus on deliberate visualization or on your breathing. तो थोड़ा जागृत रहने के लिए, क्योंकि हमारा अनुभव तो हमेशा यही रहा है कि जैसे नींद आती है और कब नींद आई उसका भी हमें पता नहीं चलता है। कोई एक मोमेंट के ऊपर नींद आती है और बस खत्म। फिर आगे क्या होता है कुछ हमें पता ही नहीं चलता है। तो ये हमारा नॉर्मल अनुभव है। इसीलिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि आपको एक डेलिबरेट विजुअलाइजेशन आप कर सकते हैं, एक सावधानी पूर्वक कुछ आप विजुअलाइज कर सकते हैं। या फिर किसी का म्यूट खुल जाता है। चलिए। या फिर आप ब्रीदिंग के ऊपर अटेंशन दे सकते हैं। ठीक है। तो एक दो चीज़ हो सकती है कि आप कॉन्शियस विजुअलाइजेशन करिए और ऐसे सावधानी पूर्वक करिए, जैसे कहते हैं ना कि भाई वो एकदम नींद डिस्टर्ब ना हो इस तरह का विजुअलाइजेशन करिए। या फिर आपका पूरा अटेंशन थ्री स्टेप के ऊपर होना चाहिए। अब ये सारी प्रैक्टिस से पहले थ्री स्टेप के ऊपर थोड़ी मास्टरी लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि थ्री स्टेप अगर इसके बेस के अंदर नहीं होगा तो कुछ कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। और जो डेली भी हम जो प्रैक्टिस करते हैं कॉन्शियस स्लीप की, उसके अंदर भी हमारा थ्री स्टेप का मास्टरी होना जरूरी है। नहीं तो क्या होता है कि लोग थ्री स्टेप करते हैं और फिर थोड़ी देर के थ्री स्टेप के साथ कॉन्शियस स्लीप करते हैं, पर थ्री स्टेप इतना पक्वा नहीं होता है। तो जब थ्री स्टेप ये कॉन्शियस स्लीप के दौरान नींद आती है तो नींद में चले जाते हैं। अगर आपका थ्री स्टेप पावरफुल है और कॉन्शियस स्लीप में आपको नींद भी आती है, तो फिर आपका ये आप एक नींद में नहीं चले जाएंगे। ज़्यादातर लोगों को देखा है कि जो डेली कॉन्शियस स्लीप की प्रैक्टिस करते हैं उसमें क्या होता है कि थोड़ी देर 5-10 मिनट प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद में उन लोगों को नींद आ जाती है। और नींद ऐसी आती है कि उसके अंदर न माइंड की कॉन्शियसनेस रहती है कि न ब्रेन की रहती है। मतलब ब्रेन और माइंड दोनों सो जाते हैं। तो वो तो कोई पर्पस नहीं है। या फिर कई लोगों को ऐसा होता है कि पूरी इंस्ट्रक्शन खत्म हो जाती है तब तक कोई खास रिलैक्सेशन होता ही नहीं है। माइंड और ब्रेन दोनों एक्टिव रहते हैं। तो दोनों चीज़ कोई काम की नहीं है। ऐसा होना चाहिए कि भाई कॉन्शियसली धीरे धीरे करके उसको एक और शब्द बताया गया है कि स्लीप पैरालिसिस। तो जब हम कॉन्शियस स्लीप की प्रैक्टिस करते हैं तो एक स्टेट बनना चाहिए, उस स्टेट को स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। और स्लीप पैरालिसिस के अंदर शरीर की ऐसी स्थिति हो जाती है कि एकदम इतना रिलैक्स हो जाता है कि आप फिर शरीर को हिला डुला भी नहीं सकते, आपको मर्जी ही नहीं होती है। यहाँ तक कि आपको मच्छर ने काटा तो भी आप उसको भगाने का भी प्रयत्न नहीं करेंगे, इतना बॉडी एक रिलैक्स हो जाता है। तो ये इसको स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। उसके अंदर शरीर एकदम रिलैक्स हो गया पर माइंड अलर्ट उसके अंदर रहता है। If you keep your mind sufficiently active, you feel your body fall asleep, but that is to say your awareness remain awake. तो ये एक इसकी निशानी बताइए, एक अच्छी बात बताइए कि भाई आप इसको
आपका माइंड को आप सफिशिएंटली एक्टिव बनाएंगे, जैसे ऊपर ये विजुअलाइजेशन की बात कही है या फिर ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान देने की बात कही है। तो जिस तरह जब ऐसा होगा, तब क्या होगा कि आपका शरीर आसानी से स्लीप के अंदर चला जाएगा, पर आप जो अंदर है, या कहें कि आपकी अवेयरनेस है, वो रिमेन अवेक, वो रहेगी, जागृत रहेगी, पर शरीर सो जाएगा। तो ये एक इसकी खास निशानी है कि एक्टिव माइंड है और शरीर अभी सोया हुआ है। द नेक्स्ट थिंग यू नो, you will find yourself in the astral world, but these are not normal dreams। और उसके बाद में एक व्यक्ति जो है वो क्या कहता है कि एक ऐसी स्थिति में चला जाता है कि उसको एस्ट्रल वर्ल्ड का अनुभव अब होने लगता है। तो एस्ट्रल वर्ल्ड का अनुभव होता है और ड्रीम स्टेट के अंदर चला जाता है। अब ये बहुत थोड़ी लंबी बात है, यहाँ तो हम इतनी डिस्कस नहीं करेंगे ड्रीम स्टेट क्या है वगैरह। पर ड्रीम स्टेट के अंदर व्यक्ति जाती है, तो उस दौरान भी उसकी जागृति मेंटेन रहनी चाहिए। जैसे कि नॉर्मल रात के अंदर हमारे ड्रीम्स आते हैं हमें, तो हमें कोई जागृति नहीं रहती है। कई बार तो सुबह में ड्रीम्स याद भी नहीं रहते हैं, बहुत कम ड्रीम्स याद रहते हैं। पर यहाँ जो ये जो ड्रीम की बात है, वो एक अलग डिफरेंट टाइप के ड्रीम्स होते हैं, क्योंकि हम कॉन्शियसली इसके अंदर एंटर हुए हैं। और एक स्टेट ऐसा आता है कि ड्रीम्स को भी व्यक्ति जागृति पूर्वक देख सकता है कि ये मुझे ये ड्रीम्स आ रहा है, इसमें ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो ये बहुत एक ऊंची स्थिति एक अंदर बन जाती है। नॉर्मल कोर्स में इस तरह का स्थिति कॉन्शियसली क्रिएट करना, कई लोगों को साधना में ऐसा घटित हो जाता है अपने आप में, पर वो अलग बात है। ये तो यहाँ हम कॉन्शियसली ऐसी प्रैक्टिस करते हैं और धीरे धीरे ऐसी एक स्थिति बनाते हैं, कमान बनाते हैं कि हम जब चाहते तब ऐसी स्थिति के अंदर हम दाखिल हो सकते हैं। तो इसी इसके लिए ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये कुछ हो जाता है ऐसा नहीं है, ये कॉन्शियस प्रैक्टिस है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि फिर हम एनी टाइम ये कर सकते हैं और ऐसी स्थिति निर्माण कर सकते हैं। अब 5 मिनट में एक गैप आएगा, तब तक तो पढ़ते हैं। द डिफरेंस इज बिटवीन वेकफुल इनिशिएटेड ड्रीम स्टेट, जिसको WID कहते हैं, वेकफुल इनिशिएटेड ड्रीम स्टेट, WID। The difference is between wakeful initiated dream state experiences of भुव। तो भुव स्टेट जो है, भुव लोक है, वहाँ का जैसे ऊपर कहा ना एस्ट्रल वर्ल्ड, तो एस्ट्रल वर्ल्ड वही भू है। हम जो जो फिजिकल वर्ल्ड में जीते जीते हैं उसको भू कहते हैं। जो एस्ट्रल वर्ल्ड है, जो ड्रीम का स्टेट है, निंद्रा का स्टेट है, वो भूव का स्टेट है। एक्सपीरियंसेस ऑफ भूव एंड ड्रीम इनिशिएटेड ड्रीम इन विच पीपल फॉल अस्लीप कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली। अब ये दो बात बताई यहाँ। एक तो ये है WID, वेकफुल इनिशिएटेड ड्रीम। तो अब हम जागृति पूर्वक एक ड्रीम की स्थिति के अंदर जाते हैं, उसको इनिशिएट करते हैं। अभी और दूसरी जो स्थिति है वो ऐसी स्थिति है कि जिसके अंदर व्यक्ति अनकॉन्शियसली ये ड्रीम के स्टेट के अंदर चला जाता है, ड्रीम इनिशिएटेड ड्रीम। मतलब वो ड्रीम्स इसको ऐसी स्थिति बनती है जिसमें ड्रीम्स आना चालू हो जाता है। तो एक वेकफुल इनिशिएटेड ड्रीम की स्थिति है और दूसरी ड्रीम इनिशिएटेड ड्रीम की स्थिति है। इन WID देर आर ब्रीफ अवेकनिंग ऑफ 1 or 2 seconds। तो जब ये WID मतलब कि वेकफुल इनिशिएटेड ड्रीम की स्थिति बनती है, तो शुरू में 1 या 2 सेकंड के अंदर उसकी एक एक अवेकनिंग की स्थिति बनती है। थोड़ी क्षण के लिए एक अवेकनिंग की, एक जागृति की स्थिति उसकी
बन जाती है ये ड्रीम स्टेट के अंदर। अब पहले तो वो जागृति पूर्वक स्लीप के अंदर आया। अब जब ड्रीम निर्माण होते हैं तब तक तो उसकी जागृति है। अब ड्रीम निर्माण होते हैं तब थोड़ी क्षण के लिए उसकी जागृति रहती है। हो सकता है उसके बाद में वो ड्रीम स्टेट में न भी रहे, पर जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करता जाता है पूरे ड्रीम स्टेट के अंदर उसकी जागृति बनी रहती है। द स्लीपर हैज सब्जेक्टिव इम्प्रेशन ऑफ हैविंग बीन अवेक। तो जो स्लीपर है, जो सोने वाली व्यक्ति है, उसके अंदर एक सब्जेक्टिव इम्प्रेशन रहती है, एक सापेक्ष अंदर एक इम्प्रेशन रहती है कि वो जागृत है। तो एक जागृति का एक अनुभव उसके अंदर सापेक्ष रूप में उसको रहता है। शरीर सोया हुआ है पर अंदर कोई जागृत है। डीपर स्लीप स्टेट्स हायर लेवल्स ऑफ बुआ। डीपर स्लीप स्टेट को क्या कहते हैं? हायर लेवल ऑफ बुआ। इन केस ऑफ WID टेक प्लेस एज एज नाइट एडवांसेस। तो जैसे रात्रि बढ़ती जाती है उसके दौरान उसके अंदर ये जो वेकफुल इनिशिएटेड स्टेट जो है, ड्रीम स्टेट है, वो भी बढ़ता जाता है उसके अंदर। दे हैव इवन अकर इन आफ्टरनून नैप्स। तो कई बार क्या होता है कि इसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है तो ये इस तरह की प्रैक्टिस कई बार दोपहर को आराम करते हैं तो उसके दौरान जो एक नैप्स आ जाता है, एक थोड़ी सी एक हल्का सा नींद आ जाती है, उसके दौरान भी ये स्थिति का अनुभव फिर आगे जाके उसको होने लगता है। While lying in bed, gently close your eyes। अब क्या करना है, रात को आपने चलो अभी 5 मिनट के लिए ओम सत्यम परम धीमहि बोल दिया। अब फिर आप बेड के ऊपर सो रहे हैं, तो आप जब सोते हैं तो क्या करना है? While lying in bed, gently close your eyes, relax and maintain 3 SRB for a few minutes। तो आपको आंख बंद कर देना है, रिलैक्स हो जाना है और आपको 3 स्टेप चालू रखना है। इफ स्लीप कम्स ओवर, ट्राई जेंटली टू कीप द आईज ओपन। अब ये यही बात होती है कि जब हम नॉर्मल कोर्स में निंद्रा आती है तो एकदम इतनी फास्ट आती है कि हम नींद के अंदर चले जाते हैं। अब जैसे यहाँ थोड़ी जागृति हमें मेंटेन करना पड़ेगा, और क्या होगा कि जैसे नींद आनी चालू होती है उसी दौरान हमें धीरे धीरे से आँख को खोलना है, बार बार आँख को खुले रखना है ताकि एकदम हम अनकॉन्शियसली स्लीप के अंदर न चला जाए। तो कॉन्शियसली स्लीप में उतरने के लिए पहली टेक्निक ये है कि आपको आँखों को खोलना है। हो सकता है फिर नींद का जोर आएगा तो आँख बंद हो जाएगी, फिर से आपको धीरे से आँख को खोलना है। यहाँ बहुत डेलिकेटली आपको काम करना पड़ेगा। आप कुछ भी जरा भी जबरदस्ती की तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये एक खास ध्यान में रखना है। और हो सकता है कि आप कुछ और जबरदस्ती करोगे तो फिर सारी रात नींद ही नहीं आएगी। तो ये सब भी हो सकता है, इसलिए बहुत इस तरह हमें इसकी पूरी प्रक्रिया करनी है कि सोने जाना है, बेड के ऊपर जब सोते हैं तो पहले थोड़ी देर 3 स्टेप चालू रखना है, फिर ओम सत्यम परम धीमहि का जब भी चालू रखना है। और जैसे जैसे नींद आती है तो उस दौरान पहले आंख बंद करनी है, पर जैसे नींद आती है तो फिर से थोड़ी देर आंख खुली रखना है। और इस तरह हम इसका अभ्यास करते जाना है। ओनली प्रॉपर स्लीप विल फोर्स द आइज टू क्लोज। तो जब एकदम जोर से नींद आएगी तो फिर आँख आँख बंद हो जाने की संभावना होती है, तो उस दौरान फिर से धीरे से करना है। और जैसे अभी हम बात कर रहे थे इस तरह उसको बहुत एकदम डेलिकेट, एकदम सॉफ्टली सब ये सब चीज़ करना है। कीप टू द प्रैक्टिस ऑफ ओम सत्यम परम धीमहि, लेट स्लीप ओवर पावर एंड फॉल अस्लीप। अब क्या करना है, देना है कि स्लीप को ओवर पावर करने देना है, मतलब कि स्लीप को आने देना है और स्लीप में चले जाना है। पर फिर से बात तो यही है कि स्लीप में हम जब चले जाते हैं तब माइंड जागृत है कि नहीं। तो यही हमें देखना है कि माइंड अलर्ट है या नहीं, हमारा माइंड जागृत है और बॉडी के अंदर स्लीप आ रही है।
तो ये एक स्थिति बननी चाहिए, बहुत अद्भुत स्थिति है। जो लोग इसका अनुभव करते हैं तो वो बहुत सुखद स्थिति होती है। तो ये एक पर इतने मुश्किल भी है, इतनी आसान नहीं है। क्योंकि देखो, नींद जो है वो एक प्राकृतिक स्थिति है, तो यहाँ थोड़ी प्राकृतिक स्थिति के सामने हमें थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, और नींद हमेशा हमें बार बार खींचने का ही प्रयत्न करती है। तो इसीलिए एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि यहाँ जागृत रहने की संभावना बहुत कम हो जाती है। Keep in mind before going to bed that the first step or goal, the experience of the other body, and then the separation of bodies will be experienced, and in that expectation sleep. तो एक यहाँ एक गोल भी बनाना है कि भाई ये क्यों कर रहे हैं हम। एक जागृति तो अंदर से धारण करना है, पर इसके आगे की प्रैक्टिस क्या है? सेपरेशन ऑफ द बॉडी। तो ये क्या है सेपरेशन ऑफ द बॉडी? तो हमारे अंदर तावड़िया जी कहते थे कि भाई तीन बॉडी है ना, एक फिजिकल बॉडी, एक एस्ट्रल बॉडी, एक मेंटल बॉडी। तो ये जो तीनों बॉडी है सब वो जॉइंट है। अब एस्ट्रल बॉडी जो है वो क्या है हमारे अंदर, जो एक अंदर जिसको हम प्राण कहते हैं, मन कहते हैं, जिसका हमें अंदर एक अनुभव होता है, सुख दुख का अनुभव होता है, अंदर कुछ प्राण अंदर गति कर रहा है उसका अनुभव होता है। ये जो चीज़ है उसको एस्ट्रल बॉडी कहते हैं, और मेंटल तो इससे भी ऊपर की बात है। तो ये एस्ट्रल बॉडी जो है मेन बॉडी है, सावरिया जी उसको प्राइमरी बॉडी कहते हैं, और ये फिजिकल बॉडी को सेकेंडरी बॉडी कहते हैं। हालांकि हमें फील ऐसा होता है कि फिजिकल बॉडी प्राइमरी बॉडी है और एस्ट्रल बॉडी जो है वो हमारा सेकेंडरी है, पर हकीकत ये है कि प्राइमरी बॉडी जो है वो हमारा एस्ट्रल बॉडी है, वो प्राइमरी बॉडी है। और इसीलिए तो क्या होता है कि फिजिकल बॉडी तो यहाँ खत्म हो जाता है, पर एस्ट्रल बॉडी फिर भी जीवित रहता है, उसकी अवधि कुछ लंबी होती है। और जब हम दूसरा जन्म धारण धारण करते हैं तो फिर से हमें एक नया एस्ट्रल बॉडी मिल जाता है। पुराना एस्ट्रल बॉडी की डिज़ाइन के ऊपर, इसकी ब्लूप्रिंट के ऊपर से नया एक एस्ट्रल बॉडी बन जाता है, और हमारे जन्म के समय उससे पहले ये हमारा नया एस्ट्रल बॉडी हमारे साथ आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें घटती है। तो ये जो एस्ट्रल बॉडी का क्लीनिंग जो है, जो साधना है, हकीकत में क्या है? जिसको हम मन कहते हैं, प्राण कहते हैं, इसकी शुद्धि तो साधना है। तो वो मन और प्राण वगैरह क्या है, वही तो एस्ट्रल का पार्ट है। तो एस्ट्रल की साधना वही मेन साधना है। तो हम अभी तो फिजिकल के थ्रू एस्ट्रल की साधना करते हैं, पर यहाँ एक सेपरेट एक अलग प्रैक्टिस बताई है कि निद्रा के दौरान जब बॉडी रिलैक्स हो जाता है उसके बाद में एस्ट्रल उससे अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, इसको सेपरेशन ऑफ बॉडी कहते हैं। और जब सेपरेट एस्ट्रल बॉडी हो जाता है फिर वो मूव भी कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। वो तो फिर उड़ भी सकता है, यहाँ से उसको अमेरिका जाना है और कहीं जाना है या दूसरे ग्रह के ऊपर जाना है। जो लोग एडवांस लोग हैं तो वो दूसरे ग्रह के ऊपर वगैरह कहीं भी जा सकते हैं। और जो प्राचीन ग्रंथों के अंदर जो ब्रह्मांड की जो सब बातें बताई है वो कोई ऐसी धारणा या कोई कल्पना नहीं है। इन लोगों ने एस्ट्रल बॉडी के द्वारा इन सब चीज़ों का अनुभव किया था। और इसीलिए वो समय के अंदर भी कुछ ऐसे मेजरमेंट बताए थे कि भाई यहाँ से चंद्र कितना दूर है, सूर्य कितना दूर है। उसका उनकी एक कुछ गणित था, उसकी गिनती थी। वो इस तरह का बताते थे कि भाई ये चीज़ ऐसी है, ये ऐसी है। तो वो कल्पना नहीं थी। वो लोगों ने एस्ट्रल बॉडी द्वारा, और जिनका मेंटल बॉडी डेवलप होता है वो उसका मेंटल बॉडी का उपयोग करके ये पूरे ब्रह्मांड में क्या चल रहा है, कौन सी गैलेक्सी में क्या है, दूसरे ग्रह या दूसरे गैलेक्सी के अंदर दूसरे तारों के ऊपर कहीं पर और ह्यूमिनिटी है कि नहीं, ये सब चीज़ें बतावरिया जी ने बहुत डिटेल के अंदर पर्पज ऑफ बर्थ एंड डेथ के अंदर सब बताया हुआ है। तो ये जो है हमारा भी एक लक्ष्य ये होना चाहिए कि भाई रात्रि में जब ये प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा एक पॉइंट के ऊपर हमारा एस्ट्रल बॉडी अलग हो जाएगा, और फिर वो अलग होता है और उसके बाद में उसकी प्योरिफिकेशन की प्रोसेस भी उसके साथ साथ में हो जाती है। तो ये एक हमारा एक गोल होना चाहिए।
एक फर्स्ट स्टेप होना चाहिए और एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, और इस साथ में हमें निद्रा में जागृति का अनुभव करना है। ये सब चीज साथ साथ में होनी चाहिए। इफ यू फोकस ऑन योर बॉडी while falling asleep, you will sometimes notice a condition in which it seems to undergo extreme distortions and begins to shake or become completely paralyzed. अभी ये भी हो सकता है कि भाई आप जब इस तरह का अभ्यास करते हैं, जब आप स्लीप के अंदर जा रहे हैं, आपको स्लीप आ रही है और उस दौरान आप जागृत रहने का प्रयत्न करते हैं, तो हो सकता है कि आपको कुछ एक डिस्टॉर्शन का अनुभव हो। डिस्टॉर्शन का मतलब ऐसे तो विकृति होता है, पर यहाँ विकृति नहीं है, यहाँ एक प्रकार का एक अंदर डिस्टर्बेंसेस चालू हो जाता है, जैसे कि प्राण जो है ना, प्राण एक्टिव हो जाता है। तो कैसा एक आदमी ऐसे शरीर उसका बार बार पलटी लेता है, करवट बदलता रहता है व्यक्ति, कैसा एक अनइजीनेस अंदर से एक फीलिंग आती है। तो इस प्रकार का उसको डिस्टॉर्शंस का एक अनुभव होता है, बॉडी जैसे जक मार रहा है, वो वो एक स्थिति में सो नहीं सकता है, उसको जरा करवट बदलना पड़ता है। ऐसा हो सकता है जब ये जागृति पूर्वक निद्रा में जाने का प्रयत्न करते हैं तब। और शेक भी हो सकता है, और कहते हैं कि भाई कंप्लीटली पैरालाइज भी हो सकता है, मतलब एकदम स्थिर हो जाएगा, उसमें फिर कुछ मूवमेंट नहीं हो जाएगी। इन दिस स्टेट योर आईज विल हैव रैपिड आई मोमेंट्स, उसको रैम कहते हैं, REM। साइंस के अंदर आजकल बहुत प्रयोग हो रहा है इसके ऊपर, रैपिड आई मूवमेंट, REM। तो रैम जो है वो अ, किसी की आंख का जो ये रैपिड मूवमेंट जो होती है, उससे उसकी स्टेट ऑफ माइंड भी पता चलता है। और हम जानते हैं कि भाई जो चार स्टेट ऑफ माइंड साइंस की दृष्टि से, बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। तो जैसे जैसे वो डीप में जाता है, तो ये रैम की स्थिति से पता चलता है कि भाई अभी ये बीटा में है कि अभी वो अल्फा में जा रहा है, कि किस तरह की स्थिति। तो रैम की वो आँख की स्थिति से वो अनुभव हो सकता है। यू मे अवेकन फ्रॉम रैम स्लीप पार्शियली एंड फाइंड योर बॉडी पैरालाइज। तो ये रैम की स्थिति के अंदर आप पार्शियली हो सकते हैं, कि जिसके अंदर आपकी मूवमेंट, आँख की मूवमेंट जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी अंदर की। और आपकी पार्शियली ऐसी स्थिति है कि जिसके अंदर आपका बॉडी जैसे पैरालाइज हो गया है, इस तरह का हो सकता है। दिस इज स्लीप पैरालिसिस कंडीशन। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द भी है और स्टेट भी है, क्योंकि जो साधक होता है उसको ये स्लीप पैरालिसिस का तो अनुभव होना ही चाहिए। और डेली जो लोग कॉन्शियस स्लीप की प्रैक्टिस करते हैं, इसमें से कई लोगों को ये स्लीप पैरालिसिस का अनुभव होता है। और मैंने बताया इस तरह, ये जो है वो स्लीप पैरालिसिस के अंदर ऐसी स्थिति होती है कि बॉम्बे एकदम पूरा रिलैक्सेशन अंदर आ जाता है, और बॉडी को बिल्कुल हिलाने की इच्छा नहीं होती है। ऐसी स्थिति को स्लीप पैरालिसिस की स्थिति कहते हैं। उसके साथ में माइंड अवेयरनेस रहती है। फिर आगे जाके अवेयरनेस इन ड्रीम्स, ये इस तरह की स्थिति, और लास्ट में सेपरेशन ऑफ बॉडी। इस तरह की अलग अलग स्थिति बनती रहती है। दिस इज स्लीप पैरालिसिस कंडीशन, ए नेचुरल एंड इजी एंट्री पॉइंट इनटू WID। जो हमने आगे देखा था ना, वेकफुल इनिशिएटेड ड्रीम की स्थिति, उसके अंदर ड्रीम की स्थिति के अंदर दाखिल होने के लिए ये एक नेचुरल और इजी एंट्री पॉइंट है, कि आपका अभी बॉडी जो है वो स्लीप पैरालिसिस की स्थिति में आ गया, और आपकी आँख आँख की जो ये है रैपिड मूवमेंट जो चल रही है, ये स्थिति है अंदर। तो ये जो दो चीज़ जो ऐसी है कि जिसके द्वारा आप आपका जो ये अनुभव WID का होता है, वो अब अभी आप वेकफुल इनिशिएटेड ड्रीम के अंदर आप अभी दाखिल हो सकते हैं। डू नॉट स्ट्रगल और पैनिक। अब उस दौरान कुछ और ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी है और घबराना भी नहीं है। इट इज़ हार्मलेस। ये स्थिति जो है बन रही है वो हार्मलेस है। हो सकता है शुरुआत में
साधक ने कभी भी अनुभव नहीं किया हो तो ऐसा उसको एक थोड़ा स्ट्रेंज फीलिंग आती है। कोई थोड़ा जिसका स्वभाव में थोड़ा डर का लक्षण है उसको थोड़ा डर भी लग सकता है कि क्या है, मेरा बॉडी छूट जाएगा तो मैं मर तो नहीं जाऊंगा। ऐसा ऐसा भी कई लोगों को छोटे मोटे ख्याल आते हैं संस्कार के मुताबिक। पर ये हार्मलेस स्थिति है। सिंपली रिलैक्स एंड इट विल पास अवे। तो उस दौरान थोड़ा रिलैक्स रहना है। और ये जो ज़्यादा हिलने डुलने की जो स्थिति बन रही है या कुछ ज़्यादा एक पैरालिसिस की भी स्थिति बन रही है वो भी धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी। वेन एवर यू एक्सपीरियंस स्लीप पैरालिसिस यू आर ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ रैम स्लीप। तो जब ये स्लीप पैरालिसिस की स्थिति बनती है तो आप रैम स्लीप की वहाँ एक शुरुआत होती है, आप वहाँ ऐसे एक एंटर हो सकते हैं। ब्रिंग अबाउट स्लीप पैरालिसिस बाय फोकसिंग ऑन ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर रिलैक्सेशन। तो ये स्लीप पैरालिसिस के लिए, और इसीलिए हम बाद में इसके ऊपर से ही जो कॉन्शियस स्लीप हम डेली कर रहे हैं वो इससे ऊपर से ही बनी है कि उसके अंदर हम पार्ट बाय पार्ट, जैसे कि योग निद्रा का आपने सुना होगा या कहीं गुरु गुरु लोग जो है वो योग निद्रा का अभ्यास कराते हैं कि भाई पार्ट बाय पार्ट बॉडी को नीचे से ऊपर तक रिलैक्स करते जाना है। तो हम जब स्लीप पैरालिसिस करते, स्लीप पैरालिसिस के लिए जब हम कॉन्शियस स्लीप का अभ्यास करते हैं उसमें भी हमें यही करना है। कमेंट्री इस तरह दी गई है। और अभी जो हमने नई ऐप बनाई है उसके अंदर भी कॉन्शियस स्लीप की इंग्लिश और हिंदी के अंदर भी कमेंट्री डाली है। और उस ऐप का नाम है 3SRB ऑल पर्पस योगा ब्रेथ, जो कि आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर ये कॉन्शियस स्लीप की प्रैक्टिस आपको मिलेगी। तो ये आप डेली कर सकते हैं। ये तो एक अलग ही बात है, ये तो बहुत डिटेल की बात है, रात को सोते समय करने की बात है। Bring about sleep paralysis by focusing on all the parts of the body for relaxation। तो रात को भी ये इस तरह हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, नीचे से ऊपर तक बॉडी के पार्ट्स को रिलैक्स करने का अभ्यास कर सकते हैं। As soon as you feel your physical body is in sleep paralysis, you are ready for your other body to float out। अब ये जैसे यहाँ बताया इतना आसान है नहीं कि आपने ये स्लीप पैरालिसिस हो गया तो आपका दूसरा बॉडी का एक अनुभव होना चालू हो जाएगा, सेपरेशन होगा या एक फ्लोटिंग का अनुभव होगा। हो सकता है पर ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए लंबे समय तक अभ्यास करना पड़ता है। और फिर कभी कोई अच्छा नसीब होगा तो आपका ये एस्ट्रल बॉडी सेपरेशन का अनुभव होगा या वो फ्लोट कर रहा है, इस तरह का आपको अनुभव हो जाएगा। हैव योर ओन टेस्ट ऑफ दिस स्टेट। तो उसको आपको खुद को ही इसकी परीक्षा करनी है, ये स्थिति का जांच आपको खुद को ही करना है। What you, the body brain system, will learn is pure knowing. Param Satyam is the real you, which is so totally different that a book or person or external guru cannot give। अभी यहाँ एक दूसरी एक बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ शब्द यूज किया है, प्योर नोइंग। तो ये स्थिति के अंदर हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ये ज्ञान ऐसा है कि ना कोई आपको बुक से मिल सकता है, ना कोई बाहर से व्यक्ति या कोई बाह्य गुरु से मिल सकता है। तो जब ये आप अंदर जाते हैं, इस तरह की आपकी पैरालिसिस की स्थिति बनती है या सेपरेशन की स्थिति बनती है, और उसके बाद में आपको अंदर से प्योर नॉलेज जो है वो आपका स्टार्ट हो जाता है। और एक ये भी अनुभव जो होता है कि परम सत्यम इज द रियल यू। हम ही खुद परम सत्यम है, आत्मा तत्व हम ही है। इसका अनुभव आगे जाके ये अनुभव भी हो सकता है कि जो आत्मा तत्व जो है वो क्या है। तो वो आत्मा तत्व का अनुभव भी वही स्थिति से अंदर से हो सकता है और प्योर नोइंग की स्थिति आपके अंदर बन सकती है। फिर किसी बाह्य किसी व्यक्ति से सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर ज्ञान जो है वो धीरे धीरे करके अंदर से आ सकता है। तो देखिए ये कितनी काम की चीज़ है, कितनी अद्भुत चीज़ है। और अगर ऐसा बन जाता है तो एक ज़िंदगी में
बहुत बड़ा कल्याण हो जाता है। बहुत बड़ी एक यात्रा हो जाती है, कितने जन्म तक हम नॉर्मल कोर्स में नहीं कर सकते हैं, ये सब कॉन्शियस स्लीप के अंदर या ये स्लीप पैरालिसिस की स्थिति के बाद में हम इसका अनुभव कर सकते हैं। तो ये बहुत एक बहुत गहरी चीज है, और इसी जीवन में हमें किसी भी तरह इसका अनुभव करना ही चाहिए, ये अनुभव होना ही चाहिए। बट सेट explicit and specific goals toward this pure knowing। तो यहाँ एक स्पष्ट और निश्चित हमारे अंदर एक गोल क्रिएट होना चाहिए ये प्योर नोइंग के बारे में, कि हमें शुद्ध ज्ञान चाहिए, अंदर से ही चाहिए, इसके बारे में हमारे अंदर एक गोल या एक ध्येय हमारे अंदर उत्पन्न होना चाहिए। कॉन्शियस स्लीप इज बोथ ए मेंटल एज वेल एज साइकिक परफॉर्मेंस। तो ये दोनों लेवल के है, मेंटल और साइकिक, दोनों में क्या है फर्क है। साइकिक लेवल के अंदर प्राण की मूवमेंट ज्यादा होता है, साइकिक का अर्थ तो चैतसिक होता है जिसके अंदर चित्त है, पर चित्त और प्राण एक साथ जुड़े हुए हैं, वो कभी भी अलग नहीं होते हैं। तो साइकिक लेवल के ऊपर हमें ये जो है अंदर प्राण की और चित्त का अनुभव होता है, और मेंटल लेवल के ऊपर जो हमारे मन की अंदर की जो गतिविधि, मन के जो संस्कार है, मन के अंदर जो चल रहा है, ये दोनों जो जो है वो चीज ये अपने कॉन्शियस स्लीप के अंदर ये दोनों का परफॉर्मेंस रहता है। सो यू हैव टू सेट फॉर योरसेल्फ डिफिकल्ट बट रियलिस्टिक गोल्स। तो ये दो चीज अंदर चलती रहती है, इसीलिए हमें कोई ऐसा बहुत बड़ा गोल या बहुत बड़ा कोई है हमारा लक्ष्य हमें नहीं क्रिएट करना है। जो कोई है वो ऐसा गोल क्रिएट करना है कि जो हमारे अप टू रीच हो, ऐसा गोल हमें क्रिएट करना चाहिए, रियलिस्टिक गोल हो। रिकॉर्ड एंड एवोल्यूएट प्रोग्रेस with total humility to say it as it is। अब इसका रिकॉर्ड रखना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मानो कि आज एक अनुभूति हुई और उसके बाद में आगे का जो अनुभूति होनी चाहिए वो नहीं होती है, वो हो सकता है 6 महीने के बाद उसका कनेक्शन आएगा। तो आप अगर इसका डेली रिकॉर्ड रखेंगे, आप इसके नोट रखेंगे, डेली डायरी रखेंगे, और डायरी के जैसे जैसे आप स्टडी करते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ऐसा अनुभव मुझे 6 महीने पहले हुआ था, ये अभी रिपीट हो रहा है, और इसके साथ में और भी चीज़ रिपीट हो रही है। तो ये रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है, और उसको समय समय पर उसका इवेल्युएट करना उसको पड़ता है। पर इसके सबके अंदर एक ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, एक नम्रता का भाव होना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये शेयरिंग का विषय नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे अंदर आ जाता है कि कुछ ऐसा घटित होता है तो हम फिर धंधोरा पीट के ये सब बातें बताने लगते हैं लोगों को कि देखो मुझे तो ऐसा हुआ है। ये बात, ये सब आपकी एकदम पर्सनल लेवल की बात है, आपके पर्सनल ये अनुभव है, ये आपके मिस्टिक अनुभव हो सकते हैं। पर ये इसको, हाँ, किसी कोई कोई जानकार है इसके साथ शेयरिंग, या फिर कुछ और गाइडेंस के लिए आप उसके शेयरिंग कर सकते हैं, वो अलग बात है। बाकी एक खाली प्रेज लेने के लिए, या मैं एक अच्छा साधक हो गया हूँ, ऐसा कोई अंदर का भाव से लेके अगर कुछ ऐसा होता है तो वो अहम की प्रवृत्ति बन जाएगी, और फिर वो हमें नीचे की ओर ले जाएगी। तो ह्यूमिलिटी हमारे अंदर एक नम्र भाव हमेशा बना रहना चाहिए, और जो है जिस तरह का अनुभव होता है ऐसा ही डायरी में लिखना है। ऐसा नहीं उसको बढ़ा चढ़ा के लिखना है, या फिर किसी को बताना है, पढ़ाना है, ऐसा नहीं। जो है, जो हो रहा है, और वो हमारा प्रोग्रेस के लिए ये सब हमें करना है। ठीक है, तो पेपर तो थोड़ा लंबा है, आज यहाँ समाप्त करते हैं। मुझे लगता है कि इसका 2-3 लेक्चर लेने पड़ेंगे। तो अभी उसके स्टेप्स बताए हैं, तो नेक्स्ट टाइम हम उसके स्टेप्स लेंगे कि भाई फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में क्या करना है, तो वो नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अभी 2-3 मिनट बाकी है, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आप अनम्यूट होके प्रश्न पूछ सकते हैं।
हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर। नींद के बोलो। समय हम जब नींद के समय जब हम मूवमेंट करते हैं, बॉडी की मूवमेंट जो होती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मूवमेंट होती है और कोई दिन ऐसा भी होता है कि एकदम बॉडी बिल्कुल हिलता डुलता नहीं, एकदम हम स्थिर रहते हैं। दोनों में से कौन सी स्थिति अच्छी होनी चाहिए, या तो क्यों ऐसा होता है? दोनों ही अनुभव होते हैं। ये कॉन्शियस स्लीप की आप बात कर रहे हैं? कॉन्शियसली की, हाँ। हाँ, तो कॉन्शियस स्लीप में कभी कभी बॉडी में मूवमेंट लगती है, कभी कभी पैरालिसिस की स्थिति होती है, ऐसा है? हाँ हाँ। ठीक है। तो ये जब बॉडी की मूवमेंट होती है उसका मतलब ही ये है कि अभी हम सरफेस लेवल के ऊपर है, पूरा रिलैक्सेशन नहीं हुआ है। क्योंकि कभी कई बार क्या होता है कि विचार की कंटिन्यूटी रहती है, ज़्यादा विचार चलते रहते हैं, तो हम कॉन्शियस स्लीप की मैकेनिकल प्रोसेस कर लेते हैं। बॉडी को तो रिलैक्स करते जाते हैं, क्योंकि कान से सुनते हैं ये पार्ट रिलैक्स करो, ये पार्ट रिलैक्स करो। तो कान से सुनते हैं और ये रिलैक्स तो करते जाते हैं, पर साथ में विचार भी चलते रहते हैं। तो जो डीपली रिलैक्सेशन क्रिएट होना चाहिए वो नहीं होता है, और इसकी वजह से जो पैरालिसिस की स्थिति बननी चाहिए वो नहीं होती है। क्योंकि यहाँ साहब ने बताया है ना कि भाई पैरालिसिस के लिए टोटल रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है। तो जब आपकी ये स्थिति नहीं बनती है, इसका मतलब कि आप रिलैक्स नहीं हो रहे हैं, विचार के अंदर चले जाते हैं। तो जरा उसको डेलिबरेटली प्रयत्न करना पड़ेगा आपको, ज़्यादा रिलैक्स होने का और अटेंटिव होके करने का, कि विचार कम आए और पूरा जो अटेंशन है बॉडी के ऊपर ही रहे और बॉडी के पार्ट्स को रिलैक्स करने के अंदर ही लगा रहेगा, तो पैरालिसिस की स्थिति अच्छी तरह बनी रहेगी। तो रोजाना इस तरह करना चाहिए। ठीक है। यस सर, थैंक यू। ओके। और किसी को कोई और किसी को प्रश्न है कुछ? चलिए, तो ठीक है, आगे का हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, और हर साधक को करना चाहिए, इसका अभ्यास खास करना चाहिए। ये आपको बहुत आगे बहुत डीप में ले जाएगा। तो इसके लिए खास कृपया ये इसका अभ्यास आप करें, कॉन्शियस स्लीप डेली करें। और मैंने बताया इसलिए कॉन्शियस स्लीप जो है वो उसकी सीडी कैसेट और मोबाइल के अंदर भी अवेलेबल है, और हमने जो नई ऐप बनाई है उसके अंदर भी अवेलेबल है। तो उसको डाउनलोड करके आप खास करिए। और कोई खास प्रश्न है तो नेक्स्ट टाइम आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आगे का हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद।